गुड मॉर्निंग जी, सबका स्वागत है हमारे इस मॉर्निंग बुलेटिन में। मैं संजीव शर्मा हाजिर हूँ जी, आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करने के लिए। आज कहाँ कहाँ क्या क्या होगा, कहाँ कौन जुबानी हमला बोलेगा, कहाँ चुनावी प्रचार किस तरह से आगे बढ़ेगा, ये तमाम चीज़ें आपके साथ करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस के लिए अब उसके लीडर ही परेशानी बनते जा रहे हैं। परेशानी का सबब यह है कि आनंद शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया है कि कांग्रेस ही बैकफुट पे आ गई है। नेता चुनावी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन अब मौसम भी चुनावी रैलियां करेगा। क्या पूरा मामला है आपको बताएंगे। उधर केजरीवाल आज से आधिकारिक रूप से, जब से चुनाव आचार संहिता लगी है, उसके बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश में कोई रोड शो करेंगे। ये रोड शो सोलन में होगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। उधर आज बीजेपी की जिम्मेदारी नड्डा, राजनाथ, जयराम और अनुराग ठाकुर पर रहेगी। ये अलग अलग जगहों पर रैलियां करेंगे, विस्तार आपको देंगे। खड़गे भी आएंगे। कांग्रेस के गैर गांधी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार किसी जनसभा को संबोधित करेंगे और ये हिमाचल की चुनावी जनसभा होगी। 8 तारीख को यहाँ आ रहे हैं। क्या इनका कार्यक्रम है, इसके बारे में बताएंगे। और अंततोगत्वा 3 माह के बाद कांगड़ा रेल अर्ध बहाल हो गई है। एक बड़े नेता के क्रशर को, उस पुल को गिराने के लिए जिम्मेदार माना गया था लोगों में, जिस पुल की वजह से ये रेलवे का संपर्क, कांगड़ा घाटी रेलवे जो है ठप हो गई थी। चक्की पुल पे आसपास कुछ क्रशर हैं, वो उन क्रशर्स के खनन को मुख्य वजह पुल के गिरने की माना जा रहा है। और उन्हीं क्रशर में से एक किसी बड़े नेता का भी है। जाहिर है कि नेता चर्चा में तो होंगे ही, लेकिन अंततोगत्वा 3 महीने बाद ये बहाल हुआ है। एक एक करके तमाम खबरों पर आपकी नज़र रखेंगे और आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। इसको हम लोग जो है फिर विस्तार देते हैं। सुशांत जी, संजू शर्मा जी नमस्कार जी। ठाकुर विशाल जी, आपको भी नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो आज चुनाव प्रचार की मुख्य रूप से जिम्मेदारी बीजेपी में रहेगी जगत प्रकाश नड्डा पर। वो चंबा के डलहौजी और कुटलहड़ में रैलियां करेंगे। ऊना के कुटलहड़ में रैली करेंगे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज सुबह सुबह, अब से थोड़ी देर बाद, शाहपुर में जनसभा करेंगे, कलियाड़ा में सरवीन चौधरी के पक्ष में। उसके बाद हमीरपुर में, लंबलू में वो आएंगे और वहाँ पे डॉक्टर अनिल धीमान के पक्ष में भोरंज में जनसभा करेंगे। और फिर वो सुजानपुर जाएंगे शाम को और वहाँ जंगल बैरी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कैप्टन रणजीत सिंह वहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनके पक्ष में। और इसके साथ राजनाथ सिंह का भी कार्यक्रम है और राजनाथ सिंह आज अर्की में पहले जनसभा करेंगे सुबह, उसके पश्चात जयसिंहपुर जाएंगे और फिर शाम को उनकी आखिरी जनसभा जो कांगड़ा के देहरा में होगी। उधर अनुराग ठाकुर आज सिरमौर और ऊना प्रॉपर में 5 से लेकर 9 बजे तक लगातार 4 घंटे में नुक्कड़ सभाएं करेंगे, रोड शो करेंगे। तो इस तरह से आज जिम्मेदारी बीजेपी की इन नेताओं पर रहेगी। लेकिन जिन नेताओं पर बीजेपी की जिम्मेदारी है, उसके विपरीत अगर आप मुझसे ये पूछें कि कांग्रेस के आज के कार्यक्रम क्या हैं, तो मुझको कुछ मालूम नहीं, क्योंकि कांग्रेस के कार्यक्रम रिलीज ही नहीं थे। कांग्रेस में अपनी डफली, अपना राग हो गया है, ये तय है। और यही बात है बीजेपी के लिए लाभदायक बन रही है। कांग्रेस से कोई सेंट्रल शेड्यूल नहीं आता है किस नेता का कहाँ है। इनफैक्ट कांग्रेस के बड़े नेता भी प्रचार से गायब हैं। हाँ, प्रियंका गांधी की कुछ रैलियां प्रस्तावित जरूर हैं, जिनको लेकर तैयारी चल रही है। खड़गे की रैली भी आ रही है। खड़गे 8 और 9 तारीख को उनकी प्रस्तावित रैली है बद्दी और शिमला ग्रामीण में। ये कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद संभवतः उनकी पहली जनसभा है, जो चुनावी जनसभा ही होगी हिमाचल प्रदेश में। क्या इसका प्रभाव रहता है, क्या नहीं रहता है, इतना जरूर मान रही है कांग्रेस की परिवारवाद का जो नारा बीजेपी उनके ऊपर थोपती थी, अब वो गैर गांधी अध्यक्ष आने से कुंद पड़ गया है। और उल्टा बीजेपी ने जिस तरह से परिवारवाद को इन इलेक्शन में बढ़ाया है, नेताओं पुत्रों को टिकट दी है, वह उसके लिए अब उसको भी बैकफुट पे लाएगा। तो जाहिर है कि परिवारवाद अब पीछे चला गया। परिवारवाद तब तक ही होता है जब तक पॉलिटिकल निशाने साधने हो। जब बात अपनी आती है तो अपना तो सबसे पहले परिवार ही दिखता है। और दोनों पार्टियों में ये बदस्तूर जारी है, सब जगह हो रहा है। इसमें गांधी परिवार को ही बढ़ाया जा रहा है, ऐसा कहना भी गलत है। कई और परिवार भी हैं जो बीजेपी में हैं और गैर कांग्रेसी भी हैं, भाजपाई परिवार भी हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं और बदस्तूर बढ़ रहे हैं। और इस चुनाव में हिमाचल की बात करें तो बढ़ रहे हैं। पिता की टिकट कटी तो बेटे को मिल गई,
उधर दूसरे बेटे को मिल गई, और भी परिवारवाद से जुड़े बहुत से लोग हैं यहाँ पे, इसलिए ये मुद्दा अब है ही नहीं। ये मुद्दा शायद लोगों को भ्रमित करने के लिए है, लोगों को भ्रमित करने के लिए। जैसे कि ओपीएस का मुद्दा है, वो कर्मचारियों को भ्रमित करने के लिए किसी कांग्रेस ने शुरू करी, वो कहते बीजेपी ने शुरू करी, वो कहते कांग्रेस ने, वो कहते बीजेपी ने, लेकिन जिसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कर्मचारी वर्ग को, उसकी चर्चा कोई नहीं करता। तो ये कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता आ रहे हैं उल्टा कांग्रेस के लिए परेशानियां पैदा कर रहे हैं। कल अनौपचारिक बातचीत में पत्रकारों के साथ आनंद शर्मा ने सोलन में ये कहा कि मुझे ये नहीं मालूम कि महिलाओं को जो हर महीने 18 साल से ऊपर की महिलाओं को, 18 से 60 साल के बीच की महिलाओं को जो हर महीने 1500 रुपये देने की बात कांग्रेस ने करी है, अपने गारंटी दी है, मुझे नहीं पता कि वो पैसा कहाँ से आएगा। G23 याद है आपको? आनंद शर्मा से नज़दीकियाँ नड्डा की याद है आपको? चर्चाएं याद हैं आपको कि आनंद शर्मा जा सकते हैं? गए तो नहीं, लेकिन इससे तो बेहतर था कि चले जाते। कांग्रेस वाले यही सोच रहे होंगे कि इससे तो बेहतर था कि चले ही जाते। जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है भरे चुनाव में कि मुझे नहीं पता ये पैसा कहाँ से आएगा, जाहिर है कांग्रेस के लिए ये एक बैकफुट पे ले जाने वाला काम है। कांग्रेस को वो बैकफुट पे ले गए हैं, एक कील और उन्होंने कांग्रेस की उसमें ठोक दी है। अब कांग्रेस इसका दर्द, इस कील को कितनी जल्दी निकालती है ये देखना होगा, क्योंकि निश्चित तौर पे ये एक बड़ा मसला है फ्रीबीज का, और ये मसला पहले केजरीवाल को लेकर लगता रहा, लेकिन उससे डरी हिमाचल सरकार, तो फिर महिलाओं को यहाँ 50% छूट दी किराए में। उसके बाद बिजली की जो 60 यूनिट थी उसको बढ़ा दिया, डबल कर दिया। अब कांग्रेस कह रही हम 300 देंगे। अभी तक इस तरह की कोई गारंटी जो है, कोई बड़ी फ्रीबीज की गारंटी जो है, वो केजरीवाल ने तो नहीं दी है, लेकिन इन्होंने जरूर दिया है जो केजरीवाल को कोसते थे। तो यहाँ भी इस हमाम में सारे दिगंबर हैं, सभी एक जैसे हैं, सबको वोट से मतलब है, फिर चाहे जो मर्जी वादा करना पड़ जाए। वो वादा पूरा होता है या नहीं होता, ये बात की बात है। लेकिन कांग्रेस के लिए आनंद शर्मा का ये बयान निश्चित तौर से परेशानियां खड़े करने वाला है। हालांकि ये भी एक सही बयान है उनका कि लगभग 400 करोड़ रुपया जो है हर महीने 400 करोड़ से ज़्यादा खर्चा जाएगा इसी पे। 21 लाख कांग्रेस ने खुद आंकड़ा बताया है अपनी गारंटियों वाला जो उन्होंने मैटर भेजा था उसमें, कि 21 लाख से अधिक महिलाएं हैं जो 18 से 60 वर्ष के बीच की हैं और उनको इतने पैसे देने हैं। बाकी बिजली पानी वाला हिसाब तो कभी बाद में करेंगे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आनंद शर्मा ही कांग्रेस से हिसाब किताब करना चाह रहे हैं। इस तरह के बयान देकर इसको भी देखना होगा। ये अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट थी पिछले कल की, जो आज चर्चा का विषय रहेगी। सोलन से ही दूसरी चर्चा का विषय रहेगा आज केजरीवाल का रोड शो। लंबे समय से आप खामोश थी यहाँ पे, और ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी ने अपना फोकस गुजरात में शिफ्ट कर दिया है और हिमाचल में उन्होंने कहीं ना कहीं हार मान ली है चुनाव लड़ने से पहले ही। लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल आज सोलन में रोड शो कर रहे हैं। उसके बाद कुछ और बड़े कार्यक्रम भी होंगे। ये माना जा रहा है कि अब अगले 4-5 दिन में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। उसमें भगवंत मान रहेंगे, सिसोदिया रहेंगे, और दुर्गेश पाठक हैं वहाँ पे, सत्येंद्र जैन भी हैं। देखिए कौन कौन आता है। अभी तो अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं और इसको लेकर थोड़ा सा बूस्ट जरूर आम आदमी पार्टी को मिलेगा, लेकिन कितना मिलता है कितना नहीं ये देखना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ओवरऑल अब तक सिनेरियो में वहाँ नहीं है जहाँ उसको होना चाहिए। अगर आप सत्ता के संतुलन की भी बात करते हैं, सत्ता प्राप्ति तो दूर की बात है, सत्ता के संतुलन की भी बात करते हैं, तो भी आपको कहीं ना कहीं प्रभावी होकर दिखना ही पड़ता है, और वो प्रभाव इसी एक भी सीट पे आम आदमी पार्टी का अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। चर्चा होती है ना, चुनाव हो रहा है कि वहाँ फलां जीत रहा है, वहाँ फलां जीत रहा है, लेकिन यहाँ कौन जीत रहा है कौन नहीं ये देखना होगा। उधर अगर बात करें तो अब मौसम ने भी तय कर लिया है कि वो भी रैलियां करेंगे। बीजेपी वाले कर रहे हैं, कांग्रेस वाले कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, कॉमरेड कर रहे हैं। मौसम भला क्यों पीछे रहे? हिमाचल को तो जाना ही मौसम के लिए जाता है। किसी को बर्फबारी देखनी हो हिमाचल आता है, किसी को गर्मी लगती है हिमाचल आता है। हिमाचल तो जाना ही अपने मौसम के लिए जाता है। तो अब मौसम ने भी तय कर लिया जी कि वो भी रैलियां करेगा। 5 और 6 नवंबर को उसका शेड्यूल आया है मौसम का, और शेड्यूल के मुताबिक 5 और 6 नवंबर को ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति सहित चंबा, मंडी और कुल्लू के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं, और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों जिसमें शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा के एरियाज हैं और वहाँ बारिश का शेड्यूल है। और मैदानी क्षेत्रों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है।
तो ये 5 और 6 नवंबर का शेड्यूल जो है मौसम की रैलियों का भी आ गया है। वैसे 5 तारीख को नरेंद्र मोदी की भी रैलियां हैं, 2, एक मंडी में और एक सोलन में है। तो अगर देखा जाए तो मंडी और सोलन में जहां रैलियां हैं, सुंदरनगर और सोलन में, ये मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में आता है और यहां भी बारिश का अलर्ट है। पिछली रैली जो मंडी में थी सितंबर की 24 तारीख को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो बारिश की वजह से वर्चुअल रैली में बदलनी पड़ी थी। हालांकि तब आधिकारिक रूप से उन्होंने चुनाव प्रचार वहाँ से करना था, लेकिन फिर वो बिलासपुर से हुआ और उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लगा। तो अभी कोड ऑफ कंडक्ट के बाद उनकी ये पहली रैली होगी। इससे पहले ऊना और चंबा में भी रैली कर गए थे जाते जाते। तो इसकी तैयारियां चली हुई हैं, लेकिन मौसम ने भी अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। तो ये भी देखना होगा और इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या क्या रहेगा। आज राजनाथ सिंह, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले अर्की में जनसभा करेंगे और उसके बाद उनकी जो जनसभा है वो देहरा में है। देहरा जो है ये देखना होगा, क्योंकि देहरा में ट्रायंगल चला हुआ है। इस समय ट्रायंगल चला हुआ है, कांग्रेस, इंडिपेंडेंट और बीजेपी के बीच ट्रायंगल है। देहरा फिर से इंटरेस्टिंग हो गया। पिछली बार भी ट्रायंगल था वहाँ पे। पिछली बार वहाँ इंडिपेंडेंट जीते थे, इस बार कौन जीतता है कौन नहीं ये देहरा वाले तय करेंगे। वहाँ इंडिपेंडेंट भी मौजूद है। वहाँ इंडिपेंडेंट के तौर पर भी एक कैंडिडेट हैं जो बीजेपी से ही टिकट चाह रहे थे, वरुण कुमार, वो भी वहाँ पे हैं। तो होशियार, धवाला, डॉक्टर राजेश और वरुण कुमार, इनके बीच में सारी चीज़ें चली हुई हैं। अब देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है देहरा का। और देख तो आप ये भी चाहते होंगे, देखना ये भी चाह रहे हैं सारे ही हम लोग कि पहाड़ में किस पार्टी का ऊंट किस करवट बैठता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों के सुझाव के लिए। कांगड़ा घाटी की मैं बात करूं, 3 महीने के बाद कांगड़ा रेल की बहाली हुई है। 2 ट्रेन नूरपुर से पपरोला के बीच में चली हैं। नूरपुर से पपरोला के बीच में 2 ट्रेन चली हैं। ये 3 महीने पहले जब चक्की वाला पुल टूट गया था तो उसके बाद ये दिक्कत हो गई थी। लेकिन बीते कल जो है बीच में ट्रायल हुए। अब पपरोला में 2 गाड़ियां पहुंची हैं और ये नूरपुर रोड से सुबह 6 बजे चलकर 12 बजे बैजनाथ पपरोला पहुंची थी पहली गाड़ी, और दूसरी गाड़ी जो है वो दोपहर 2:30 बजे चलकर रात्रि 8:30 बजे पहुंची थी। वापसी पे ये जो गाड़ियां हैं इनका जो शेड्यूल है वो पपरोला से एक गाड़ी चलेगी सुबह 6 बजे, वो दोपहर 12 बजे नूरपुर रोड पहुंचेगी, और दूसरी गाड़ी जो है 3 बजे चलेगी और 9:25 पे नूरपुर पहुंचेगी। ये 2 गाड़ियां दौड़ेंगी। अभी ये रेलवे ने वादा किया है कि जल्द ही ये जोगिंद्रनगर तक पहुंच जाएगी, क्योंकि जोगिंद्रनगर और पठानकोट के बीच में रेल है। पठानकोट का संपर्क टूटा है, बाकी नूरपुर से ये बीच में 2 ट्रेन हैं तो इनको चलाया जाएगा। फिलहाल 2 ही ट्रेन है, बाकी ट्रेन जो है जब ये पुल का हादसा हुआ उस समय शायद पठानकोट में थी, तो वो वहीं की वहीं फंसी है। जब तक चक्की पुल बन नहीं जाता नए सिरे से तब तक वो नहीं आएंगी। लेकिन बीच में जो 2 ट्रेन थी उनको चलाने के लिए रेलवे ने अब जो है पूरी कसरत करी और अब उनको चला दिया गया है। तो 3 महीने के बाद कांगड़ा घाटी रेल जो है वो बहाल हुई है। बड़ी दिलचस्प बात है। हम लोग ढेरों विकास की बातें करते हैं, हम ढेरों एक दूसरे पर प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन इस एक ऐतिहासिक रेलवे लाइन की ओर को किसी का ध्यान कभी नहीं जाता। चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कई चुनाव आए, कई चुनाव गए, लेकिन ये कांगड़ा रेल की जो हालत है कभी नहीं सुधरी। हल्की सी बारिश होती है, ट्रैक बंद करना पड़ता है। अब तो खैर बड़ा पुल ही चला गया है, और जिनकी बदौलत चला गया है उनको भी आप जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।